इस लेक्चर में अभी हम समझने वाले हैं पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना को, वह भी डायग्राम के माध्यम से। वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको बतलाया था कि पीकॉक और वाइजमैन के अनुसार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि क्यों हो रही है। उसी नियम को हम यहां पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पीकॉक और वाइजमैन हुए हैं, ये दोनों के दोनों ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटेन के रहने वाले अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1890 से लेकर और 1955 तक इंग्लैंड में डेटा कलेक्शन किया कि यहां पर सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे और उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की, अपने सिद्धांत को दुनिया को बतलाया कि सार्वजनिक व्यय या सरकारी व्यय क्यों बढ़ रहा है। इनका जो नियम है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का नियम, वह पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहां पर हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। दो डायग्राम हमारे सामने है, पहले वाला ये है और दूसरा वाला यह है। तो बताया कि जो पीकॉक और वाइजमैन परिकल्पना है, यह सिद्धांत है, यह किसके लिए दिया गया है? यह दिया गया है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के बारे में। तो कुल मिलाकर यह जो नियम है पीकॉक और वाइजमैन का, यह सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का नियम है। पहला जो नियम आता है वो आता है वेगनर का नियम। ओके, तो डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है, दो अक्ष ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी, ये वाला हो गया हमारा एक्स अक्ष और जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये हो गया हमारा वाई अक्ष। इस एक्स अक्ष का जो टाइटल होगा वो होगा समय, इस पर टाइम दिखाएंगे। और जो हमारी ये वर्टिकल एक्सिस है वाई अक्ष, इस पे लिखेंगे सार्वजनिक व्यय, शॉर्ट में लिखा है सार्वजनिक व्यय। ओके, उसके बाद आपने ये वाला डायग्राम बनाना। देखिए पीकॉक और वाइजमैन के अनुसार क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि होती है वो लगातार नहीं होती है, वो लगातार नहीं होती है, निरंतर नहीं होती है, बल्कि कैसे होती है, अनिरंतर होती है। मतलब घटती बढ़ती घटती बढ़ती इस प्रकार से होती है, जैसे कि मकान में चढ़ने वाली सीढ़ियां होती हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है जी, तो यहां पे देखिए, यहां से अर्थात यहां से नहीं करके हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए पहले लाइन क्या है, एकदम पड़ी है, फिर ऊपर जा रही, फिर पड़ी है, फिर डाउन, फिर सीधी, फिर अप, फिर पड़ गई, फिर डाउन, ठीक है, फिर अप, फिर डाउन। इस प्रकार से पीकॉक वाइजमैन की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, ये बतलाता है कि सार्वजनिक व्यय में किस प्रकार से वृद्धि होती है। ओके, तो इसको कैसे समझेंगे, पहले इस पे नजर डाले। देखो यहां से लेकर और यहां तक आपने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है पड़ी वाली। ओके जी, इस पे लिख दिया हमने एम एन। ये एम एन क्या है, यह व्यय है सार्वजनिक व्यय शांति काल में होने वाला। शांति काल अर्थात जब देश में कोई लड़ाई नहीं होती है, पीकॉक और वाइजमैन के अनुसार। ओके जी, तो मान लीजिए कि यहां से हम इसको नीचे यहां लाते हैं बराबर। तो इतने समय में एम से लेकर एन तक जो हमारा सार्वजनिक व्यय है पीकॉक वाइजमैन के अनुसार वह एम और एन होता है। कितना होता है शांति काल में, एम और एन होता है। लेकिन उसके बाद वो आगे बात करता है कि यदि युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है दो देशों के बीच, तो फिर क्या होता है, सार्वजनिक व्यय बढ़ जाता है। तो उस सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, जनता पर अतिरिक्त करारोपण करना पड़ता है, अतिरिक्त कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा कम होता है। माना सरकार के पास एम एन बजट है सार्वजनिक व्यय का, लेकिन युद्ध के कारण क्या होगा कि व्यय क्या होगा, एम एन की जगह यहां से चढ़कर ऊपर चला जाएगा और वह हो जाएगा ओपी। तो इतना जो ऊपर गया है, ठीक है जी, यहां से ऊपर और ये आगे की तरफ बढ़ा। तो इस प्रकार से जब नीचे खींचेंगे तो ये लड़ाई के पीरियड का बजट होगा, यह सार्वजनिक व्यय होगा ओ से लेकर पी तक। तो ओ से लेकर पी तक जो इसने इतना ऊपर उठाया, ठीक है, सार्वजनिक व्यय को, ये सार्वजनिक व्यय जो बढ़ा यह युद्ध के कारण बढ़ा। किसके अनुसार, पीकॉक वाइजमैन के अनुसार। लेकिन यहां पर पैसा कहां से आएगा सरकार के पास, सरकार के पास तो एम एन क्या है, मनी है। ठीक है, पैसा है सरकार के पास, एम एन प्रतिशत के रूप में ले लीजिए कि एम एन प्रतिशत है जीडीपी का। ओके जी, अब
इसको ये ऊपर जाता है, सार्वजनिक व्यय लड़ाई के कारण ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार अतिरिक्त पैसा कहां से लाएगी? तो उसने कहा सरकार उस समय जनता पर अतिरिक्त कर लगाती है, बलात् कर लगाती है, जबरदस्ती लिए जाने वाले कर लगाती है। तो जिससे क्या होता है, सरकार के पास अतिरिक्त पैसा आ जाता है। ओके जी, तो जिस कारण से सार्वजनिक व्यय क्या जाता है, यहां से लेकर ऊपर के मतलब एन से लेकर यहां तक पहुंचेगा अप, और उसके बाद ओ से लेकर पी तक ये चलता रहेगा जब तक कि लड़ाई चलती रहेगी। ओके जी, तो शांति काल का व्यय होगा एम एन, ठीक है जी। उसके बाद यदि लड़ाई होती है तो व्यय बढ़कर चला जाएगा ये एन से लेकर ओ तक, और ओ से लेकर पी तक इतना चलता रहेगा युद्ध काल में। ओके, अब क्या होता है कि युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त हो जाता है तो पीकॉक और वाइजमैन क्या कहता है कि सार्वजनिक व्यय, क्योंकि जब लड़ाई खत्म हो गई इतना ऊपर चला गया था, तो इसको इसी के बराबर इस रेखा के सीधे आ जाना चाहिए था। लेकिन उसने कहा कि सार्वजनिक जब व्यय एक बार बढ़ जाता है तो उसके बाद वह पहली वाली एम एन के बराबर नहीं होता है। ओके जी, और ना ओपी के बराबर रहता है, ना इतना बॉक्स रहेगा, ठीक है जी, खड़ा वाला, बल्कि क्या हो जाता है, सार्वजनिक व्यय कुछ घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो युद्ध के कारण ओपी जो सार्वजनिक व्यय बढ़ा था उसमें बहुत सारे टैक्स ऐसे लगाए गए थे कि जो जिसको की जनता जबरदस्ती दे रही थी, ठीक है, देश की रक्षा के लिए दे रही थी। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो सरकार ने कुछ कर क्या कर दे, समाप्त कर दिए, और कुछ कर जो ज्यादा थे, माना 20% का था तो उसको घटाकर 15% कर दिया। लेकिन उससे पहले कितना था, 10% था, ठीक है जी, तो कुछ कम किया, लेकिन इसके बराबर नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ओपी जो युद्ध काल का व्यय था इतना बड़ा, उसके बाद वह थोड़ा नीचे घटा, ठीक है जी, और उसके बाद शांति काल में पुनः व्यय जो था क्यू आर होगा। इस प्रकार से लाइन खींचनी है, क्यू आर हो गया। ओके जी, तो यहीं तक समझना है। देखो भाई, वो क्या कहता है कि शांति काल में जो सार्वजनिक व्यय है वह कम रहता है, युद्ध के कारण यह ऊपर की ओर चढ़ा, और ओ से लेकर पी तक का जो टाइम है, यहां से इसको हम नीचे ले लेंगे तो ये युद्ध का काल होगा। ये सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को बतला रहा है, ठीक है जी। इस प्रकार से एक दंड बन गया। उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद लड़ाई खत्म हो जाती है, कुछ कर समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन टैक्स जो ज्यादा बढ़ाए गए थे एकदम से वह इस लाइन पर नहीं आते हैं, बल्कि कुछ कम होकर व्यय जो होता है फिर क्यू आर हो जाता है। तो यहां पर तीन बातें आ गई, शांति काल, फिर युद्ध काल, और फिर शांति काल। तो देखिए, युद्ध के कारण जो सार्वजनिक व्यय ओपी बढ़ा था, उसके बाद उसको कहना चाहिए था घटकर इस लाइन पर आ जाना, एम एन के बराबर आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय थोड़ा सा घटकर क्यू आर हो जाता है, यहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन वह एम एन के बराबर नहीं होता है। ओके जी, सरल भाषा में एक बार बता देता हूं कि माना कि व्यय एम से लेकर एन तक कितना है, 10% है। ओके जी, लड़ाई लग गई, सार्वजनिक व्यय यहां बढ़ गया 15%। ओके जी, 15% हो गया यहां से लेकर यहां तक। अब लड़ाई समाप्त हो गई, ठीक है, सरकार ने अतिरिक्त जो कर लगाए थे उसमें कटौती कर दी। ओके जी, लेकिन सरकार पूर्णतः करों को इस वाले यहां तक नहीं लाएगी, हो सकता है 15 की जगह वह इसको 14 कर दे, तो फिर व्यय क्या रहेगा, जो पूर्व स्थिति थी उस पर नहीं आएगा, बल्कि सार्वजनिक व्यय का अगला स्तर ही प्राप्त हो जाएगा, जो कि मूल स्तर से ज्यादा होगा। क्योंकि हम इस लाइन को आगे खींचे यहां से तो इससे मैच नहीं करेगी, इसलिए इसको ऊपर बनाना है, ठीक है जी। फिर यही बात रिपीट हो गई, लड़ाई लग गई। ओके जी, फिर व्यय क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा और एस टी के बराबर चलेगा इतने टाइम में। ओके जी, फिर लड़ाई समाप्त होगी, फिर ये व्यय नीचे आएगा और ये यू भी हो जाएगा, ठीक। फिर क्या हुई, लड़ाई हुई, ये ऊपर चढ़ा, फिर डबल एक्स के बराबर क्या हो गया आपका, टाइम में व्यय बढ़ गया, सार्वजनिक सरकार का व्यय। फिर लड़ाई खत्म हुई, नीचे आ गया, फिर ये आगे चलेगा। तो कुल मिला के ये पुनरावृत्ति करता रहता है। तो इस प्रकार से देखिए सार्वजनिक व्यय कैसे होता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, और आगे भी चलता है, तो ये चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर 1, 2 और 3, ये 3 चीजें हैं, बाकी यही चीज फिर रिपीट हो रही है। तो कुल मिलाकर पीकॉक और वाइजमैन का क्या कहना था
कि यदि सार्वजनिक व्यय अपनी पूर्व स्थिति में माना कि MN है, युद्ध के कारण वह OP हो जाता है, युद्ध समाप्ति के बाद वह MN नहीं होगा बल्कि वह थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और वह QR हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर ही ये बनाना है और इससे ऊपर ये बनाना है और इससे ऊपर ही बनाना है। तो ये स्टेप वाइज क्या हुआ, सार्वजनिक व्यय बढ़ा, एक स्टेप ऊपर चढ़ा, थोड़ा सा नीचे गिरा, तो लेकिन 10% के बराबर नहीं आया। ओके, फिर यहां पर इतना हुआ, फिर ये व्यय ऊपर बढ़ा, फिर ST के बराबर हो गया और उसके बाद थोड़ा कम हुआ युद्ध समाप्ति के बाद, फिर U भी आ गया, लेकिन यहां नहीं पहुंचा। ठीक है जी, फिर इतना शांति काल का, फिर लड़ाई हुई, फिर इतना बढ़ गया, फिर लेकिन ये यहां तक नीचे गिरेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसका हम डायग्राम बनाएंगे, MNOPQRSTUVWXY और डॉट डॉट करके इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ओके, तो कुल मिलाकर क्या कहता है इसका सिद्धांत, इसका सिद्धांत कहता है, या वाइज पीकॉक मैन क्या कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय जितना शांति काल में था युद्ध काल में बढ़ जाता है, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद फिर वह पूर्व स्थिति में नहीं आता है जो कि पहले का स्तर था। क्यों नहीं आता है, क्योंकि सरकार कुछ टैक्स तो खत्म कर देती है, लेकिन जो कर बढ़ाए गए थे पहले उनमें कुछ कटौती करती है, लेकिन इतनी कटौती नहीं करती कि पूर्व स्थिति को प्राप्त कर ले। तो अगला जो स्तर प्राप्त होता है युद्ध काल के बाद, युद्ध उपरांत, वह सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करता है। ओके जी, तो इस प्रकार के आप सीढ़ी नुमा बना देंगे इसको। ठीक है जी, और निरंतर यदि वृद्धि होती तो कैसे बनता, तब तो ऐसा जाता सीधे कि सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसका क्या कहना है, सार्वजनिक व्यय लगातार नहीं बढ़ता है। उसका जो मेन कहने का मतलब है इन दोनों का, पीकॉक वाइजमैन का, इनका कहना है कि युद्ध के कारण क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। अब उसके काल में होती थी लड़ाइयां उस समय, इसीलिए उसने डिसीजन निकाला। ठीक है जी, अगला देखिए दूसरा रेखा चित्र, सेम आपने क्या करना है, यहां पर समय लिखना है, यहां पर सार्वजनिक व्यय दर्शाना है। ओके, यहां से कुछ दूरी लिखेंगे, यहां से ले दिया हमने M, यहां पे ले रखा O तो रहेगा ओरिजिन, यहां पे लिखेंगे शांति काल, क्योंकि ये समय को दर्शा रहा है। ठीक है जी, यहां से और एक यहां की दूरी ले लीजिए, ये हो गया युद्ध का काल। युद्ध के काल में जैसे हमने इसमें बताया कि ये इतना वाला डब्बा जो ऊपर को बढ़ गया, ये वाला जो बढ़ गया, ये वाला, ये ज्यादा सार्वजनिक व्यय को दिखा रहा है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है जी, तो M और N के बीच युद्ध वार लिखेंगे और N से आगे लड़ाई समाप्त, युद्ध उपरांत जिसे हम कहते हैं, और इसका इंग्लिश में हो जाएगा पोस्ट वार। ठीक है, तो O से लेकर M तक शांति काल दर्शाया जाएगा। ठीक है, इस पड़ी वाली रेखा पर M से लेकर N तक युद्ध दर्शाया जाएगा और N से X तक हम दर्शाएंगे युद्धोपरांत, अर्थात युद्ध समाप्त हो चुका है। ओके, ये डायग्राम भी क्या बतला रहा है, ये डायग्राम भी बतला रहा है कि सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ता है पीकॉक वाइजमैन के अनुसार। ठीक है, अब देखिए पहले हम रेखा चित्र कैसे बनाएंगे सरलता से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको बताएंगे कि किस प्रकार से इसको समझना है। आपने क्या करना है, यहां से यहां पर एक पॉइंट लगाना है, यहां से भी एक दूर लेकर ये थोड़ा पॉइंट इससे ऊपर लगेगा। ठीक है जी, यहां से आप सीधे एक रेखा नीचे खींच दीजिए, एक रेखा नीचे खींच दीजिए, MN लिख दीजिए। क्लियर, इतना काम करेंगे। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, यहां पर, ठीक है ना, यहां ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, यहां पर एक पॉइंट लगा दीजिए और एक पॉइंट यहां पर लगा दीजिए। तो यहां से एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहां पे इसके रखिए, एक लाइन आगे की तरफ खींच दीजिए। ठीक है, सेम यहां पर ऊपर लेते हुए तो इसके और इसके बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा होगी। ठीक है जी, इसकी तुलना में। ठीक है, इसका अंतर जो होगा ज्यादा होगा, तो इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट लगाएं, सीधे आगे रेखा खींच दीजिए। ठीक है, दो, अब तो तीसरे को अभी समझते हैं। अब क्या होता है देखो भाई, पीकॉक वाइजमैन क्या कहता है कि OM से लेकर ये शांति का काल है, तो यहां पर सार्वजनिक व्यय क्या है, A से लेकर B तक है, इतना है। ठीक है, शांति काल है तो सार्वजनिक व्यय यहां तक है। लेकिन अब आता है M से लेकर N तक, क्या होता है कि लड़ाई लग जाती है। लड़ाई लग जाती है तो ऐसे में सरकार क्या करती है, जनता पर बलात्कार लगाती है, अर्थात जबरदस्ती टैक्स ले जाते हैं कि जिससे कि युद्ध के लिए पैसा जुटाया जा सके। तो इसलिए सार्वजनिक व्यय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब देखिए यहां से लेकर और यहां तक CD ये बढ़ा हुआ है,
क्योंकि ये इतना है तो ये ऊपर चला गया। तो सी और डी एम से लेकर एन तक जो सार्वजनिक व्यय है लगातार इसकी तुलना में क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है। तो सी डी जो है ये है युद्ध काल का व्यय जो किसकी तुलना में, ए बी की तुलना में ज्यादा है। ठीक है जी, ये ज्यादा है क्योंकि नहीं तो इसको यहां जाना चाहिए था ना सीधे ऐसा करके। तो सी डी अर्थात ये वाला जो भाग है ये वाला, ठीक है, ये पूरा वाला इतना ये युद्ध काल का व्यय है। ओके जी, तो देखो भाई ए बी कम है जबकि सी डी क्या है, ज्यादा है। ओके, अब ये क्या कहता है कि युद्ध समाप्त हो गया, लड़ाई समाप्त हो गई, तो क्या होना चाहिए था कि सार्वजनिक व्यय ए बी के बराबर होना चाहिए था, पूर्व स्थिति के बराबर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर तीन कंडीशन आती है। तीन कंडीशन क्या है कि सार्वजनिक व्यय यदि बड़ा है सी और डी, ओके जी, यहीं पर स्थिर रह जाए या फिर घटकर ए और बी के बराबर हो जाए। और तीसरी स्थिति क्या आती है, तीसरी स्थिति यहां पर देखिए कि जब इससे आगे कि युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध उपरांत तो सार्वजनिक व्यय सी डी या ज्यादा न रहकर वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको थोड़ा यहां नीचे करना है और इस रेखा को आगे बढ़ाना है। तो सार्वजनिक व्यय युद्ध के बाद युद्ध उपरांत में क्या होगा कि सी जी और एच हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब न इतना रहा न इसके बराबर हुआ, बल्कि इससे थोड़ा कम होकर आगे की तरफ ये बढ़ गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहां पर पिकॉक वाइजमैन क्या कहता है कि सार्वजनिक व्यय यदि युद्ध होता है न तो वो शांति काल के बराबर वाली स्थिति में आएगा, न वह युद्ध काल की स्थिति के बराबर रहेगा, बल्कि तीसरा विकल्प जो होगा वह सी और डी के बीच का होगा, जहां पर सार्वजनिक व्यय कुछ घटकर सी जी एच हो जाएगा। अब देखिए यहां से यदि हम रेखा खींचते हैं तो ये यहां जाएगी, तो सार्वजनिक व्यय तब भी इससे ऊपर है। ओके जी, तो इस प्रकार से ये रेखा आप ड्रॉ करेंगे। तो ये लिखा हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, तो इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे। तो कुल मिलाकर पिकॉक और वाइजमैन क्या कहता है कि युद्ध से पहले जो सार्वजनिक व्यय का स्तर था और जब वह युद्ध काल में बढ़ जाता है तो उसके बाद वह पूर्व स्थिति में नहीं आता है, बल्कि वह अगले ही स्तर को प्राप्त कर लेता है। इसको थोड़ा और भी समझ लेते हैं कि माना शांति काल का व्यय है 10 रुपया। ओके जी, अब क्या हो गई, लड़ाई हो गई, सरकार के पास केवल 10 ही रुपए फिर युद्ध के टाइम के लिए हैं, तो सरकार क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। ओके, तो सरकार का माना कि उसको 5 रुपए की और जरूरत है, युद्ध काल का व्यय हो गया 15 रुपया। ठीक है जी, शांति काल का ये था, युद्ध काल का इतना हो गया। अब लड़ाई समाप्त हो गई तो क्या होना चाहिए था, 15 रुपए की जगह जो सार्वजनिक व्यय था वो 10 रुपए हो जाना चाहिए था। लेकिन पिकॉक वाइजमैन क्या कहता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरकार कुछ टैक्स तो कम कर देती है, लेकिन उतना कम नहीं करती है कि वो 10 रुपए ही प्राप्त करें। ठीक है जी, तो युद्ध के बाद का जो खर्चा हो जाएगा, माना बात वो 14 रुपया हो गया। ठीक है जी, 14 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से न वो युद्ध काल के बराबर रहा, न वो शांति काल के बराबर रहा, बल्कि उसने अगली स्थिति ही प्राप्त कर ली। ये पिकॉक वाइजमैन समझाने की कोशिश करता है। ओके जी, डायग्राम पर। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि सार्वजनिक व्यय किस लिए बढ़ता है, पिकॉक वाइजमैन के अनुसार युद्ध के कारण बढ़ता है। ठीक है जी, युद्ध के कारण बढ़ता है, अतिरिक्त टैक्स लगाए जाते हैं। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो टैक्सों की दर घटकर काफी कम कर दी जाती है, लेकिन उतनी कम नहीं की जाती है जो कि शांति काल में रहती है। इसलिए व्यय का जो अगला स्तर है वह बढ़ जाता है और वह पिछले स्तर के बराबर नहीं होता है। ओके जी, माना कि पहला स्तर यहां था, युद्ध में इसने यहां से यहां तक ले लिया, लेकिन युद्ध के बाद ये थोड़ा सा नीचे हुआ, लेकिन ये इतना हो गया, लेकिन ये इतना नहीं हुआ, क्योंकि इससे यदि इसको मैं आगे मिलाऊं तो इसको यहां नीचे आना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं आया बल्कि थोड़ा ऊपर ही बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम डायग्राम पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब आती है इसके सिद्धांत की आलोचनाएं। जो पिकॉक और वाइजमैन है, इसके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की जाती है। अब क्या आलोचनाएं की जाती हैं इसको समझिए। पिकॉक और वाइजमैन क्या कहता है
कि मात्र आपातकालीन स्थितियों के कारण सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। ठीक है जी। पीकॉक वाइजमैन क्या कहता है कि आपातकालीन स्थितियों के कारण, युद्ध के कारण सरकार का खजाने में किया जाने वाला खर्चा बढ़ता है। 10 रुपए की जगह 20 हो जाता है, या 20 की जगह 30 हो जाता है, 30 की जगह 40 रुपए हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है कि सार्वजनिक व्यय केवल आपातकाल के कारण ही नहीं बढ़ता है, लगातार लड़ाई के कारण ही नहीं बढ़ता, बल्कि अन्य भी काम करने पड़ते हैं सरकार को। ठीक है जी। तो क्या करने पड़ते हैं? देखो भाई, सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। माना कि देश में गरीब लोग हैं तो सस्ता राशन देना, जिनके घर में पानी नहीं पहुंचता पीने का, नल नहीं है तो उनको फ्री में नल देना, तो जन कल्याणकारी कार्य हो गया। ओके जी। अगला है योजनाबद्ध विकास। कि सरकार क्या करती है कि पैसा तो सरकार के पास पर्याप्त नहीं होता है, तो विकास की योजना स्टेप बाय स्टेप चलती है। जैसे इंडिया में चली थी कि पहली पंचवर्ष योजना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इस प्रकार से पहली योजना का जो व्यय था वो कम था, दूसरी का ज्यादा था, तीसरी का फिर और ज्यादा था, चौथी का फिर और ज्यादा था। ठीक है, तो इस प्रकार से सार्वजनिक जो व्यय बढ़ रहा है, आधुनिक जो अर्थशास्त्री है, जो आलोचक हैं, उनका क्या कहना है कि केवल आपातकालीन स्थिति के कारण या युद्ध के कारण सार्वजनिक व्यय नहीं बढ़ रहा है, बल्कि सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है कि सरकार के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और योजनाबद्ध विकास कर रही है देश का। सड़कों का योजनाबद्ध विकास हो रहा है, ठीक है, नहरों का हो रहा है, पुलों का हो रहा है, सड़कों का हो रहा है, मतलब हर सेक्टर का हो रहा है, जिससे सरकारी खजाने का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ रहा है। अगला है आलोचकों के अनुसार कि जनसंख्या वृद्धि, दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होती है? वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, तो उस पर पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, शहरी आबादी, शहरीकरण हो रहा है, और भी कई तमाम प्रकार की आवश्यकताएं पैदा हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? खर्चा बढ़ रहा है सरकार का। रोजगार सृजन करना है, सरकारी क्षेत्र में करना है या किसी दूसरे क्षेत्र में रोजगार पैदा करने हैं, तो सरकार को स्वयं पैसा लगाना पड़ेगा, तो सरकार का जो सार्वजनिक व्यय है, सरकारी जो खर्चा है वह बढ़ रहा है। ठीक है जी। बाजार की विफलताएं, महंगाई इत्यादि कारणों से सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है। केवल युद्ध के कारण सार्वजनिक व्यय नहीं बढ़ रहा है, जैसे पीकॉक वाइजमैन ने कहा। ओके जी। अगला आता है कि 1960 के दशक के अंत से, 1960 के दशक के अंत से पश्चिमी देशों में, यानी कि पश्चिमी देश कौन है? यूरोपियन जितनी कंट्रीज है, ठीक है जी, अमेरिका वाले हैं, इन देशों में सार्वजनिक व्यय क्या है? लगातार बढ़ा है। बढ़ा है, जबकि लड़ाई नहीं हुई है, लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? माना पहले 10 रुपए था, फिर 20 रुपए हुआ, फिर 30 रुपए हुआ, फिर 40 रुपए हुआ, फिर 50 रुपए, मतलब इस प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से सार्वजनिक व्यय पश्चिमी देशों में 1960 के दशक के अंत से लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, जबकि कोई युद्ध नहीं हुआ है। जबकि पीकॉक और वाइजमैन का कारण कहना है कि युद्ध के कारण सार्वजनिक व्यय क्या है? बढ़ रहा है। तो उसका जो यह स्टडी थी, किसका? पीकॉक और वाइजमैन की, यह केवल ब्रिटेन के आंकड़ों पर आधारित थी, क्योंकि उन्होंने केवल ब्रिटेन के आंकड़ों का ही अध्ययन किया था। कहां से कहां तक? 1890 से लेकर और 1955 तक का डेटा उनके पास था कि सार्वजनिक व्यय इंग्लैंड में क्यों बढ़ रहा है। तो उन्होंने पाया कि सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है? उन्होंने पाया कि युद्ध के कारण सार्वजनिक व्यय क्या हो रहा है? सरकारों का लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसलिए इन आधारों पर इसके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार से एक डायग्राम ये हो गया। ठीक है जी। ये डायग्राम भी और ये डायग्राम भी दोनों एक ही है। ठीक है जी। तो किसी किताब में एक मिलेगा, ठीक है जी, किसी में हो सकता है 2 ही मिल जाए। ठीक है जी। लेकिन हमने आपको 2 के 2 डायग्राम बता दिए हैं, लेकिन दोनों डायग्राम क्या बतला रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है। तो सार्वजनिक व्यय पीकॉक और वाइजमैन के अनुसार युद्ध के कारण बढ़ता है, लगातार नहीं बढ़ता। युद्ध भी लगातार नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि लगातार चल रहे हैं, अरे कुछ साल रुकेंगे, ठीक है जी, फिर उसके बाद फिर हो सकता है कि अन्य देश के साथ जंग हो जाए, फिर तब होगा, फिर युद्ध समाप्त होगा। तो उनके काल में ऐसा हुआ होगा। तो इस निष्कर्ष पर इसलिए वो पहुंचे कि युद्ध के कारण क्या होता है? सार्वजनिक व्यय बढ़ता है।
ओके, तो इस प्रकार से हम इसको डायग्राम पर दर्शा सकते हैं। किसको? पीकॉक और वाइजमैन परिकल्पना को।